प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार। आने वाली 14 अप्रैल को हमारे देश के सबसे महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से हम सबको समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, जयंती की मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रवीण सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं मोदीपुरम क्षेत्र में, जो कि मेरठ नगर निगम का वार्ड 30 है। आप जानते ही हैं कि अब नगर निगम चुनावों की जुधुम्बी बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है और चुनाव 11 मई को होने जा रहे हैं। वार्ड 30, जैसा कि सभी जानते हैं, आरक्षित घोषित हो गया है। पूर्व में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के श्री लोकेश चौहान सभासद रहे हैं और यहाँ पार्षद रहे हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रगति के लिए काफ़ी काम किए हैं, जन समस्याओं का निदान किया है। हम इस समय सुभाष इंटर कॉलेज शिवनगर मोदीपुरम में बैठे हैं लोकेश चौहान जी के साथ। आइए पूछते हैं वो उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। जी, सबसे पहले तो मैंने अपने मोदीपुरम क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। 30-35 साल से हमारा क्षेत्र नगर निगम के अंदर था, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं थी। तो 6.5 करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनवाई है, जिससे 3,500 लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी खत्तों की बहुत बड़ी समस्या थी, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे। उन सबको ख़त्म करा के 2 स्थायी खत्ते बनाए गए हैं, पूरे कवर करा के, जिससे बरसात में उनमें बदबू ना उठे, कूड़ा एक जगह सुरक्षित रहे, लोग बागों में बीमारी ना फैले। कुछ जब मैं यहाँ जीत के आया तो मेरे को 2017 में जब चुनाव के बाद मैंने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया, तो मेरे को 26 गलियाँ ऐसी दिखाई दी जो बिल्कुल कच्ची थी। तो उन 26 गलियों का मैंने निर्माण कराया, कच्ची गलियों का। डोरली गांव का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती थी, डोरली गांव के अंदर से और कृष्ण नगर के बीच से एक नाला बहता है, जो लगभग 50 साल पुराना नाला है। दोराला मिल का उसके अंदर गंदा पानी आता है। उस पानी का रिसाव गाँव के अंदर फैलता था, पानी खराब होता था, लोगों बागों मोटर सीवर वगैरह सब खराब हो जाते थे। उसके लिए मैंने 1,45,00,000 की नाले की आरसीसी की दीवार कराई है। उसके बाद डोरली के अंदर एक बंजर जमीन पड़ी हुई थी, जिसके अंदर गांव वाले कूड़ा कचरा डालते थे। उसके अंदर मैंने बहुत सुंदर पार्क का निर्माण कराया है, जिससे गांव की आपके लगा ली 95% बदबू, गंदगी, जो गांव के नाम पे कलंक था, शहर के अंदर होते वो गांव की तरह दिखता था, लेकिन वो मैंने पूरा शहरी क्षेत्र उसको बनाया। आप मेरे गांव का जाकर निरीक्षण कीजिए, आपको ऐसा लगेगा आप किसी छोटी सी प्राइवेट कॉलोनी में आ गए। सड़कें सुंदर हैं, सुरक्षित हैं, और लोगों को जागरूक करा गया है कि आप जो पशु हैं, इन पशु को ना रखें, शहरी क्षेत्र से बाहर ले जाएं, और जो इनका गोबर है वो उसमें ना। लोगों ने इसमें भी सहयोग किया है, और मेरे गांव के अंदर से लगभग 80% पशु गांव से बाहर जा चुके हैं। कहने के लिए पुराना था इसलिए इसको गांव बोला जाता है, लेकिन आज आप जाके देखिए, वो आपका पल्लमपुरम फेज़ 2, फेज़ 1 को भी फेल करके इतना सुंदर मैंने गाँव बनाया है। लगभग मैंने अपनी योजना में 6.5 करोड़ की पानी की टंकी का निर्माण करा है और 12 करोड़ के आसपास का निर्माण कार्य करा है। और मेरे पास कर्मचारियों के नाम पे कल 18 कर्मचारी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल है मेरे पास, लेकिन जब भी मेरे सफाई कर्मचारी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी सफाई में कभी उंगली रखने का मौका नहीं दिया। और छोटी मोटी समस्या तो हर वार्ड में होती है और वो लगी रहती है। लोकेश जी, आपके क्षेत्र में जैसा आपने बताया कि नालियों का आपने पुनर्निर्माण कराया है, जल निकासी की समस्या जो होती थी उसका भी आपने निदान कराने का प्रयास किया है। यहाँ आपके क्षेत्र में जो विभाजित करता है वार्ड 30 और वार्ड 7 को पीएससी नाला, तो वो एक काफ़ी बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है, तो उसका क्या निदान जो है आपने अपने क्षेत्र। नमस्कार, मैं सर्वेश पुंडीर, राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी
जयंती पर अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यकाल में किया है? सर मैंने उसकी आरसीसी की दीवार बनवाई जिससे कि उसका पानी का गंदा रिसाव गांव के अंदर ना चले, यानी कि पीने का पानी दूषित ना हो। लेकिन प्रशासन के द्वारा एक पूरे ही शहर की डीपीआर मांगी गई थी जिसमें नालों को कवर्ड किया गया था। उसमें भी हमने अपने गांव के इस नाले का प्रस्ताव रखा है जिससे कि पूरा कवर्ड हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। आपका क्षेत्र मेरठ मौजीपुरम प्रतापपुर बाईपास और रुड़की रोड के मध्य है, और जैसा कि आपका कहना है कि आपने जल निकासी की समस्या को दूर कराया है और जल भराव अब नहीं होता है, लेकिन जो रुड़की रोड है उस पर राज मंदिर के पास में अभी भी जल भराव की समस्या देखी जाती है। सर इसका 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद ही एकदम मेट्रो की रैपिड की योजना आई है जिसके से प्रशासन ने वो पैसा वापस ले लिया। जब भी हमारा मेट्रो काम खत्म हो जाएगा, इस नाले को आरसीसी करा के हमेशा के लिए कम से कम 30-35 साल तक के जल निकासी की सुविधा बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी। उसके बाद जो आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से काम। लोकेश जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि आपका वार्ड 30 इस बार आरक्षित घोषित हुआ है, और आपने जैसा बताया है कि आपके जो विकास कार्य हैं काफ़ी बेहतर रहे हैं, और क्षेत्र की जनता के माध्यम से भी इसी प्रकार के व्यूज मिले हैं, इसी तरह के विचार आए हैं। तो चूंकि आरक्षण हो गया है और ये एक चुनाव की नीति है, नीति से बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको किसी और वार्ड से मौका दे रही है या आप दावेदारी देंगे जो सामान्य हो? देखिए पहली बात तो ये, अगर संगठन जो कहेगा उस पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टी के वफादार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम इस पार्टी से अलग हो ही नहीं सकते। हमारी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ। संगठन से बाहर में हो नहीं, संगठन का आदेश सबसे प्रिय है। लेकिन दूसरे वार्ड की दावेदारी के लिए मैं तो सर यही कहूँगा, जब मैंने अपना घर इतना सुंदर बनाया, मैं दूसरे घर में क्यों जाऊँ? वहाँ के जो कार्यकर्ता उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। लोकेश जी, राजनीति के साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सुभाष इंटर कॉलेज के संचालक हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा संस्कार की माता होती है, जननी होती है, और शिक्षा से संस्कृति भी पलती है, बढ़ती है, और संस्कार भी बच्चों को मिलते हैं। तो और इतिहास इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतिहास के जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव सामने आ रहा है वह कितना सही होगा और कितना जो सही सटीक जानकारी दे पाएगा? नमस्कार, मैं सर्वेश पुंडीर, राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी जयंती पर अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सर इतिहास के बारे में तो मुझसे बेहतर आप ही जानते हो। हमको केवल एक ही पीरियड पढ़ाया जाता है, मुगल काल। क्या वाकई में मुगल महान थे? क्या इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो समाज को तय करना है। लेकिन जो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि मुगल काल का पीरियड थोड़ा कम किया जाएगा, वो सही है। आप अगर पढ़ाएं तो आप चाणक्य से लेके स्टार्ट कीजिए। जब सिकंदर आया तो सिकंदर ने पूछा अपने गुरु से, मैं आपके लिए हिंदुस्तान से क्या लेके आऊँ? तो उसने कहा नालंदा से आप कुछ आचार्य को ले आना। क्यों ले आना? क्योंकि यहाँ की विद्या शिक्षा इतनी बड़ी थी, महान थी कि लोग बाग उसका विश्व के अंदर प्रचार था। लेकिन वो हमें नहीं पढ़ा गया, नालंदा का कहीं जिक्र नहीं है, और विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा, और लोगों के बारे में बताया जा रहा। तो सरकार ने जो डिसीजन लिया सही है। इतिहास को दोबारा से सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये नहीं है कि मुगल को ख़त्म कर दीजिए, मुगल के बारे में बताइए, मुगलों ने क्या अत्याचार करा, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया है, कौन कौन से टैक्स लगाए थे, और उससे पहले जो हमारे हिंदू राजा थे वो क्या करते थे, उसके बाद अंग्रेजों के साथ हमारा कितना संघर्ष रहा। हर चीज़ पे चर्चा तरीके से होनी चाहिए, और ये शिक्षा नीति CBSE, UP बोर्ड, ISC बोर्ड में तीनों में लागू होनी चाहिए। जो आपने कहा कि एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए तीनों बोर्ड में, सभी बोर्ड्स के अंदर, वो हमारे युवाओं को किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएगी, कैसे उनके करियर को मजबूती प्रदान करेगी? देखिए शिक्षा नीति का हमारा कहना ये है, भाषा अलग हो सकती है। कर्नाटक वाला अपनी भाषा में सीखे, UP वाला अपनी भाषा में सीखे, लेकिन किताबें सबकी एक है, क्योंकि भारतवर्ष एक है, वो भिन्न नहीं है। कुछ चीज़ें उसमें भिन्न है, जैसे आपका कपड़ा पहनना, आपका खाना, आपकी बोली, लेकिन पूरा
परिवार एक है ये, तो उसमें अगर आप एक तरीके से पढ़ाएंगे तो उसमें यूपी का बच्चा जाके बैंगलोर में आराम से काम कर सकता है, बिहार का बच्चा जाके दिल्ली में कर सकता है, मुंबई का बच्चा जाके कर्नाटक में कर सकता है, तो उसको वहाँ पर भेदभाव नहीं होगा उसके साथ, अगर शिक्षा नीति एक होगी। लेकिन आपने देखा होगा, आपका जब बच्चा यूपी से दिल्ली में जाता है तो उसका किस तरह से शोषण होता है, या बिहार का बच्चा वहाँ जाता है, आपने देखा होगा मुंबई में छात्रों के साथ किस तरीके से, वो भेदभाव इस शिक्षा नीति से खत्म हो जाएगा। भाषा का माध्यम कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाया एक जाए सबको। धन्यवाद लोकेश चौहान जी, आपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, आपने शिक्षा के क्षेत्र पर आपने बात की, जन समस्याओं पर बात की, और आपने खुले अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो दिव्य प्रभात न्यूज़ नेटवर्क और फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया के माध्यम से हर किसी के पास पहुंचेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो युवा है हमारे क्षेत्र का, वह आपके इन विचारों से लाभान्वित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।